हेलो दोस्तों, वात्सल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम यूसीसी की बात करेंगे। यूसीसी आप जानते होंगे, समान नागरिक संहिता जिसको हम बोलते हैं। समान नागरिक संहिता में दोस्तों इसके मैंने कुछ रूपरेखाएं तैयार की हैं। रूपरेखा में कुछ है प्रस्तावना। इसके पक्ष में हम तर्क देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसके विपक्ष में कुछ तर्क जो हो सकते हैं वो देने की कोशिश करेंगे, और हम आगे की राह के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे से स्लाइड से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे पास आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक जो है हमको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता इसमें दी गई है, लेकिन ये संविधान सभा का जो मानना था कि आदर्श स्थिति आप जानते हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष की स्थिति है उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष जैसी स्थिति को भारतीय समाज, जो विजातीय समाज है, वहाँ पे प्राप्त करना बहुत मुश्किल। और यूसीसी आप जान सकते हैं एक जैसा सब धर्म के आचरण रहेंगे, जो उत्तराधिकार, विवाह आदि के सभी मुद्दे जो रहेंगे वो एक ही प्रकार से एक ही आधार पर चलाए जाएंगे, जो ये संभव नहीं है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि संविधान सभा ने इसको, मैं लिख देता हूँ, संविधान सभा ने इसको नहीं अपनाया था, और बल्कि इसको आप जान सकते हैं यूसीसी को डीपीएसपी आर्टिकल 44 में रखा गया ताकि राज्य बाद में जैसे स्थितियां नॉर्मलाइज हों, बाद में इसको लागू कर सके। लेकिन संविधान सभा में जो 1947 में बना, तब के संविधान में इसको समाहित नहीं किया गया था दोस्तों। और एक और आधार ये हो सकता है कि हम देख सकते हैं कि जो धार्मिक लोग हैं भारत में, खासतौर पर जो धार्मिक पूर्वाग्रह से लोग हैं, जो ग्रसित हैं धार्मिक पूर्वाग्रह से, वो अपने पूर्वाग्रह से बाहर नहीं निकल पाए दोस्तों। इसीलिए तत्कालीन समाज में वो यूसीसी जो है, यानी कि जो संविधान सभा जिस समय बनी, संविधान बना रहे थे 1947 में, यूसीसी को उस तत्कालीन समाज के लिए अच्छा नहीं समझा गया। इसीलिए उस टाइम इसको यूसीसी को डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में डाल दिया गया दोस्तों। और हम देखते हैं कि एक प्रकार से, और यह कह सकते हैं कि संविधान सभा ने इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया यूसीसी को। इसका एक आधार और से हो सकता है कि दोस्तों जो भारत दोस्तों विजातीय समाज है। विजातीय समाज है यानी विविधताएं हैं भारत में। भारत में विविधता हम विभिन्न प्रकारों से देखने को मिल सकती हैं। मैं यहाँ पे कुछ विविधताओं की बात करता हूँ, जैसे भाषीय विविधता, धार्मिक विविधता दोस्तों, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, और देख सकते हैं दोस्तों कि नृजातीय विविधता जो है वो भी अपने चरम पे रहती। इतने सारे विविधताओं के बाद यूसीसी जैसे एक जो प्रोविज़न है, एक जो उपबंध है, उसको तत्कालीन समाज में एक्सेप्ट करना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए इसको तत्कालीन समाज के लिए अच्छा नहीं समझा गया और संविधान में नहीं डाला गया। इसको 44 जो डीपीएसपी का है यहाँ पे डाल दिया गया। तो एक छोटा सा एक प्रस्तावना थी दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि आर्टिकल 29 की बात करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 29 मैं संक्षेप में समझाऊंगा, क्योंकि ये इसका सिर्फ इसको एक आधार मानते हुए ही हम आगे चलेंगे, इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो आप जानते हैं आर्टिकल जो 29 है, भारतीय समाज को सांस्कृतिक स्वायत्तता प्रदान करती है। सांस्कृतिक स्वायत्तता प्रदान करती है दोस्तों। और हम देख सकते हैं कि स्वायत्तता प्रदान करती है, तो इसी स्वायत्तता में यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि हम सार्वजनिक जो नैतिकता है दोस्तों उसको हम बनाए रखें, उसको भंग ना होने दें। यानी जितनी भी सांस्कृतिक स्वायत्तता है, सार्वजनिक नैतिकता के अंतर्गत रहते हुए ही वो कार्य करेंगे, उसके इतर कार्य नहीं करेंगी। और आप जान सकते हैं एक और विजातीय समाज से ही संबंधित एक और तथ्य आप सभी को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जो
भारत में पंथीय विचारधारा है, विभिन्न प्रकार के पंथ हैं यहाँ, तो पंथीय विचारधारा लगभग आ ही जाती है। तो पंथीय विचारधारा में दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे वो है, जैसे कि पर्सनल लॉज हो गए। पर्सनल लॉज इसीलिए बनाए गए कि पंथीय विचारधारा जो अलग है उसके अपने पर्सनल लॉज होंगे। तो विवाह और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार जैसे मामले को पर्सनल लॉज के अंतर्गत रखे गए और यूसीसी को उस टाइम नहीं अपनाया गया दोस्तों। अगर जबरदस्ती यूसीसी को थोपा जाता तो आप सभी जानते हैं भारत विद्रोह का गढ़ रहा है, संघर्ष, और हम देख सकते हैं गृह युद्ध। अगर जबरदस्ती यूसीसी को थोपने का प्रयास किया जाता दोस्तों तो विद्रोह, संघर्ष, गृह युद्ध जैसी स्थिति सामने आ सकती थी। उस टाइम आप देख सकते हैं कि हमारे सामने सबसे ज़्यादा चुनौती सांप्रदायिकता की थी दोस्तों। सांप्रदायिकता इतने गहरे लेवल पे थी, जो कम्युनलिज्म है इतने गहरे स्तर पे थी कि इसको एक्सेप्ट करना उस समाज में बहुत ही चुनौतीकारक होता, इसलिए उस समय इसको एक्सेप्ट करने से बचा गया। जो हमारे BR अम्बेडकर थे, जो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनका यूसीसी पे क्या कहना है ये देखते हैं। सॉरी, BR अम्बेडकर, ये यूसीसी पे कहना है दोस्तों कि ये वांछनीय है, लेकिन होना चाहिए, बिल्कुल वांछनीय है, लेकिन तत्कालीन भारतीय समाज में वांछनीय है, लेकिन जबरदस्ती थोपना, मैं जैसे पिछले स्लाइड में आपको बताया कि गृह युद्ध स्थिति को जन्म दे सकता है, इसको जबरदस्ती थोपने से बचना चाहिए। और जो धार्मिक संस्थान हैं, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्थान हैं दोस्तों, उनको आगे आना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, स्वस्थ बहस करनी चाहिए और इसको अमली जानवा पहनाना चाहिए दोस्तों। इसको जबरदस्ती अगर हम यूसीसी को थोपने की कोशिश करेंगे तो गृह युद्ध जैसी स्थितियां आ ही जाएंगी। इसीलिए देख सकते हैं दोस्तों कि इसीलिए शायद यही कारण है कि जो पर्सनल लॉज हैं, हमारे पास बहुत सारे पर्सनल लॉज हैं, उसको वरीयता दी गई, उनको तरजीह दी गई, ताकि वो धर्म विशेष की स्वतंत्रता के कानून अपन खुद बना सके, अपने पर्सनल लॉज को आगे ले जा सके। और पर्सनल लॉज को विभिन्न प्रकार के अधिकार, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में चर्चा किया, विवाह और विवाह विच्छेद जैसे तलाक हो गया, और गोद लेना, संपत्ति का अधिकार, ये सारे जो विषय हैं, विवाह विच्छेद, गोद लेना, संपत्ति का अधिकार दोस्तों, ये पर्सनल लॉज के अंतर्गत रखे गए। जैसे आप पर्सनल लॉज में देख सकते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट है, और जो मुस्लिम के जो पर्सनल लॉज हैं उसके सभी के उसके अंतर्गत रखे गए। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया जो वृहद पैमाने पे हमने देखा। इसको आप अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि इसके पक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं। पक्ष में तर्क यानी यूसीसी होना चाहिए, यूसीसी होना चाहिए, ये कहने वाले उनका तर्क क्या आता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें देखते हैं दोस्तों कि भारतीय जो संविधान है, मैंने पहले ही बताया कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 19 जो है हमें सांस्कृतिक और धार्मिक स्वायत्तता देते हैं, धार्मिक स्वायत्तता देते हैं दोस्तों। लेकिन इसके अंतर्गत पर्सनल लॉ में विवाह जैसे मामले हैं, मैंने पिछले स्लाइड में ये भी बताया कि जो पर्सनल लॉज हैं, विवाह जैसे मामले रखे गए हैं। लेकिन अब देख सकते हैं विवाह जैसे ट्रिपल तलाक, जिसमें तलाक में जो ट्रिपल तलाक होता है, आप जानते होंगे कि महिलाओं के इसमें कुछ अधिकार नहीं होते, सब अधिकार पुरुष के पास होते हैं,
पुरुष की अगर कह दे तलाक तो वो तलाक हो जाता है, आप सभी जानते होंगे। लेकिन दोस्तों इसको तभी तक वैध माना जाना चाहिए जब तक सार्वजनिक नैतिकता, मैंने पिछले साइड में ये शब्द और बताया था, सार्वजनिक नैतिकता, ये तब तक वैध है दोस्तों, जो पर्सनल लॉज हैं, इसके धार्मिक स्वायत्तता है, तब तक ये होने चाहिए जब तक सार्वजनिक नैतिकता को ठेस न पहुंचती हो। अगर एक बार दोस्तों सार्वजनिक नैतिकता को ठेस पहुंचती है, जो धार्मिक स्वायत्तता, दूसरों के जो धार्मिक स्वायत्तता है, जो दूसरों की स्वायत्तता है, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21 दूसरों की स्वतंत्रता पे हम बाध्यकारी इसको लगा देते हैं। इसलिए दोस्तों सार्वजनिक नैतिकता जब तक खंडित नहीं हो जाती तभी तक धार्मिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, वरना ये अभिव्यक्ति के, जीवन के अधिकार के विरोधाभास में हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जो धार्मिक जो संस्थाएं हैं, जैसे हिंदू संस्थाएं, मुस्लिम संस्थाएं, कभी कभी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं और विवाह, ट्रिपल तलाक जैसे कानूनों के माध्यम से या इसका दुरुपयोग करती हैं और सार्वजनिक नैतिकता को बहुत गहरे माध्यम से ठेस पहुंचाने की कोशिश करती हैं। इसीलिए यूसीसी लाने की आवश्यकता है। अगर यूसीसी रहेगा तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो खंडित हो पाएंगी और सभी के लिए एक जैसे लॉज हो पाएंगे और समानता स्थापित हो सकेगी। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। यूसीसी में अभी मैं पक्ष की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं पक्ष की बात करता हूँ तो यूसीसी को सही साबित करने के जो पक्ष रहने चाहिए, जो तर्क हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसी को अब यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन जब विपक्ष की बात करूंगा तो विपक्ष के भी तर्क ठोस रहेंगे, तो मैं उसके भी बात करूंगा दोस्तों। चलिए, तो ये एक हो गया दोस्तों। तो दूसरा पे हम जाते हैं। दूसरा है कि धर्म या सांस्कृतिक स्वायत्तता के नाम पर, मैंने जैसे इसका ही एक स्टैंडर्ड रूप है वो मैं ऐसे ही डिक्टेट कर देता हूँ इसको, कि धर्म या सांस्कृतिक स्वायत्तता के नाम पर दोस्तों सार्वजनिक नैतिकता को भंग करने की अगर कोशिश की जाती है, यानी उसका दुरुपयोग किया जाता है, धार्मिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है, तब दुरुपयोग जब किया जाएगा तो यूसीसी लाना जरूरी है, क्योंकि यूसीसी में सारे समान हो जाएंगे। सारे अगर समान हो गए दोस्तों तो असमानता नहीं रहेगी और ये आगे स्थापित हो पाएगा। तो तीसरा हम देखते हैं दोस्तों, तीसरा इसके क्या पक्ष हैं। आप जानते होंगे कि आईपीसी 497, अभी ये चेंज हो गया होगा दोस्तों, मैं अभी नोट्स अपडेट नहीं कर पाया अपने। तो आईपीसी 497 जो व्यभिचार या जार कर्म है, वो इसमें आप देख सकते हो व्यभिचार या जार कर्म के जो मामले हैं, इसमें ईसाई पुरुष तलाक ले सकता है। इसमें आप देख सकते हैं ईसाइयों की इसमें बात कर रहे हैं कि ईसाई को जो पुरुष है, ईसाई पुरुष है, वो तलाक ले सकता है, लेकिन महिला दोस्तों, महिला तलाक नहीं ले सकती। देखिए यहाँ पे असमानता प्रॉपर दिख रही है, जो पुरुष तलाक ले सकता है, महिला लेकिन तलाक नहीं ले सकती। तो ऐसा क्यों है? जबकि अधिकार दोनों को समान होने चाहिए। दोनों शादी जैसे, विवाह जैसी संस्थाओं से बंधे हैं तो उनके अधिकार भी समान होने चाहिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पे समान नहीं है। व्यभिचार आप जानते होंगे, व्यभिचार को मैं 2 मिनट में बता देता हूँ कि जो कोई मेल है और कोई फीमेल है, शादी जैसी संस्था में एक दूसरे से बंधे हैं, विवाहित हैं, लेकिन जो फीमेल है वो अपनी शादी से अलग किसी और पुरुष के साथ अगर ये संबंध बनाती है, तो इसको हम व्यभिचार या जार कर्म कहते हैं। इस स्थिति में जो ये मेल है वो फीमेल से तलाक ले सकता है, लेकिन इससे जस्ट उल्टा स्थिति, जैसे कोई मेल है और कोई अपने शादी से अलग कोई फीमेल के साथ अगर संबंध बनाता है, संबंध फिजिकल भी हो सकते हैं, तो अगर ये ऐसे फिजिकल संबंध बनाता है मेल किसी महिला के साथ, तो जो फीमेल है यानी इसकी जो पत्नी है, उसको ये अधिकार नहीं है कि ये इससे तलाक ले सके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे असमानता दोस्तों साफ तौर पे बहुत ज़्यादा है कि मेल के अधिकार हैं वो फीमेल को नहीं है, यानी मेल जो है तलाक ले सकता है, लेकिन उसकी महिला जो साथी है वो तलाक नहीं ले सकती। तो ऐसे जो असमानता है, ये मैंने पहले ही बताया, कि सार्वजनिक नैतिकता को खंडित करते हैं दोस्तों, भंग करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यूसीसी लाने की आवश्यकता साफ तौर पे हमको नज़र आती है। चौथा हम
इसी स्लाइड में देख सकते हैं दोस्तों। एक है शायरा बानो केस, आप सभी जानते होंगे, शायरा बानो केस ये लगातार चर्चा में रहता ही है, तो आप सुने ही होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो मैं यहाँ पे बताऊंगा ही। ये शायरा बानो केस दोस्तों एक्चुअली था ट्रिपल तलाक का मुद्दा था। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके बहुत अच्छा व्याख्या की थी। ट्रिपल तलाक का मुद्दा इसलिए था क्योंकि इसमें सार्वजनिक, जब मैंने आपको बताया कि सार्वजनिक नैतिकता भंग हो रही थी, जो है भंग हो रही थी। ट्रिपल तलाक, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो मेल है उसके अधिकार ज़्यादा है, फीमेल के अधिकार कम है। इसमें मेल अगर तलाक 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 अगर करके बोल देता है तो महिलाएं और पुरुष के बीच जो है संबंध टूट जाते हैं ये। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसा संबंध है, जैसे ट्रिपल तलाक यानी तलाक जो शादी जैसी संस्था है, जो पवित्र संस्था हमारे समाज में हम मानते हैं, वो कुछ शब्द कह देने से तलाक को टूट जाता है दोस्तों। इसमें महिलाओं के कुछ अधिकार नहीं है, लेकिन पुरुष के इतने अधिकार हैं कि महिलाओं के अधिकार लगभग रसातल पे चले जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये सब असमानताएं हैं, इसलिए आज यूसीसी लाने की आवश्यकताएं हैं। इसको एक और केस के माध्यम से हम समझ सकते हैं दोस्तों। एक और केस है शबनम हाशमी केस। शबनम हाशमी केस 2013 का है, ये केस है 2013 में का ये केस में आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, एक महिला थी शबनम हाशमी नाम की, सुप्रीम वो उसका कोई बच्चा नहीं था, तो बच्चा गोद लेना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको इजाज़त भी दे दी थी, परमिशन। लेकिन शबनम हाशमी एक मुस्लिम थी, लेकिन उसको जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो उसको बच्चा गोद लेने नहीं दी। बच्चा गोद नहीं लेने दी का कारण मुस्लिम जो पर्सनल लॉ ये बताया कि वो बच्चा पता नहीं वो मुस्लिम है कि नहीं। शबनम हाशमी एक मुस्लिम महिला थी, लेकिन वो एक बच्चा गोद लेना चाहती थी। उसको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन भी मिल चुकी थी, लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने उसको बच्चा गोद लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो पता नहीं वो बच्चा मुस्लिम है, ईसाई है, हिंदू है, सिख है, ये नहीं पता। इसलिए शबनम हाशमी को बच्चा गोद लेने से मना कर दिया गया। तब ये मुद्दा बहुत तूल पकड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि ऐसे केसेस जब आते हैं तो हमको जो है यूसीसी लाने की आवश्यकता कठोर रूप से महसूस होने लगती है। सार्वजनिक नैतिकताएं भंग नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मैं लगातार सार्वजनिक नैतिकता शब्द का पे जोर डाल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जोर डालना जरूरी भी है। आप एक और अगला केस देख सकते हैं दोस्तों कि मिनर्वा मिल्स केस। का ये मामला था। इसमें संविधान के 2 आधार बताए गए दोस्तों। संविधान के शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आधार बताए गए। संविधान के आधार थे, एक तो डीपीएसपी दोस्तों, वही फंडामेंटल राइट्स। इसमें फंडामेंटल राइट्स में आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में स्पेशली यहाँ पे 25 से 29 की बात की गई थी, और डीपीएस में 44 की बात की गई थी, जो यूसीसी से संबंधित है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धार्मिक स्वायत्तता भी है, उसको बनाए रखा जाए और सार्वजनिक नैतिकता को भी भंग न किया जाए। आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 25-29 के तहत धार्मिक जो स्वायत्तता है दोस्तों, स्वायत्तता को बनाए रखा जाए और सार्वजनिक नैतिकता को भी बनाए रखा जाए, इसको भंग ना होने दिया जाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया, संविधान के 2 आधार बताए। मैं एक बार रिपीटेशन कर देता हूँ, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, बात कर ली। उसके बाद हम चलते हैं कि अब देख सकते हैं दोस्तों कि जो पर्सनल लॉज हैं, जो पर्सनल
लॉ है उनका अधिक होना। आप देख सकते हैं पर्सनल लॉज में कि हिंदू मैरिज एक्ट, मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट, अडेप्टेशन एक्ट और आप मुस्लिम का देख सकते हैं शरीयत एक्ट। ये सारे पर्सनल लॉज हैं फ्रेंड्स। तो ये इतने अधिक हैं, ये इतने जटिल हैं कि इसके बाद ये यूसीसी लाने की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि ये जटिल है अपने। और देख सकते हैं कि सार्वजनिक जो नैतिकता है उसको ठेस पहुंचाने की काम करते हैं। और एक क्रिश्चियन का भी है दोस्तों कि इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, वो भी एक जटिल प्रश्न बन जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि शाहबानो केस के बारे में चर्चा करते हैं। शाहबानो केस में आप देख सकते हैं कि ट्रिपल तलाक का ये मामला था। ट्रिपल तलाक, इसमें आप देख सकते हैं कि अनुरक्षण की राशि जो अभी मेरे ख्याल से वो कौन सा, इसमें अनुरक्षण तलाक मेरे ख्याल से ये आईपीसी के सीआरपीसी के 124 का शायद ये मुद्दा था कि अनुरक्षण की राशि जिसमें मुआवजा प्रदान नहीं किया जाता। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है उसमें इद्दत की अवधि के बाद दोस्तों अनुरक्षण राशि नहीं दी जाती, जो एक विवाद का मुद्दा है। और ऐसे सार्वजनिक नैतिकता फैलती है जिससे यूसीसी लागू करने की आवश्यकता पड़ जाती है। उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं सरला मुदगल केस। सरला मुदगल केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यूसीसी लाने की आवश्यकता है। तो ये सारे तर्क आप देख सकते हैं दोस्तों। विपक्ष के तर्क मैंने पहले ही आपको बता दिए थे, लेकिन फिर भी एक बात कर लेते हैं विपक्ष तर्क के बारे में। विपक्ष तर्क में आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, हमारे यहाँ सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। तो हम जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको बनाए रखा जाना चाहिए। विपक्ष के तर्क में यानी अविश्वासी नहीं आना चाहिए उसके बारे में मैं तर्क दे रहा हूँ कि हम जो संवैधानिक हमारे अधिकार हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता के हैं। तो यूसीसी अगर आएगा तो वो हमारे स्वतंत्रता, हमारे अधिकारों पे कुठाराघात करेगा, उससे विरोधाभासी रहेगा। इसको आप समझ सकते हैं। अगर यूसीसी को ज़बरदस्ती लागू किया तो अभी भी स्थितियां ऐसी नहीं है कि यूसीसी लागू किया जा सके। इसमें अभी भी गृह युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है, असंतोष अभी भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए यूसीसी नहीं आनी चाहिए। और आप इसके देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें और आगे के डायमेंशन बहुत सारे आप शामिल कर सकते हैं कि इसमें एक और वो आता है कि यूसीसी जो आर्टिकल 46 है, यानी जो ट्राइबल्स के बारे में बात करता है, ट्राइबल वेलफेयर के बारे में बात करता है। तो यूसीसी आएगा तो उसमें जो ट्राइबल हैं उसको ये उनका विरोधाभासी होगा। तो आप देख सकते हैं इसलिए यहाँ भी यूसीसी को अगर लाया जाता है तो वो एसटी के लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए यूसीसी को अभी दूर ही रखा जाना चाहिए। हमारा समाज, हमारे जो ट्राइब्स हैं वो अभी तक इसके बारे में स्वस्थ नहीं है। जब तक ये स्वस्थ नहीं हो जाते मेरे ख्याल से अभी तक इसको नहीं लाया जाना चाहिए। एक बार स्लाइड और कुछ ऐड कर लेते हैं दोस्तों। चलिए तो हम लास्ट में दोस्तों कंक्लूजन की बात करते हैं,
आगे की क्या राह हो सकती है। आगे की राह के बारे में बात करते हुए आप देख सकते हैं कि हम पर्सनल लॉज जो हैं, पर्सनल लॉ जो हैं दोस्तों, वो बहुत अधिक हैं या तो जटिल हैं। उनको सरल बनाने की कोशिश की जाए, सरल बनाया जाए। अगर सरल बनाया नहीं जाएगा दोस्तों तो ये अपना अस्तित्व खो देंगे। और जितने भी धार्मिक संस्थान हैं दोस्तों, जितने भी धार्मिक संस्थान हैं उसको स्वयं से आगे आए, स्वयं आगे आए और एक स्वस्थ बहस हो दोस्तों, स्वस्थ बहस हो, आगे आए, स्वस्थ बहस हो। और इसका आप देख सकते हैं कि अंतरजातीय विवाह, अंतरधार्मिक विवाह, आज भी ये समाज में कहीं ना कहीं गलत माने जाते हैं दोस्तों। लेकिन इस बार इस पे मेरे ख्याल से स्वस्थ बहस होनी चाहिए। एक बार सारे समाज के लोगों को एकत्र होके एक मंच प्रदान किया जाए ताकि एक बहस का एक माध्यम बने। और आप देख सकते हैं इसमें संपत्ति के विवाह, संपत्ति के अधिकार जो हैं, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, जितने भी मुद्दे हैं इस पे एक बहस हो, स्वस्थ बहस हो, एक हेल्दी डिबेट हो दोस्तों, तभी ये मेरे ख्याल से अपने अस्तित्व को धारण कर पाएगा। आप देख सकते हैं कि आज जो 21वीं सदी है, 21वीं सदी दोस्तों अधिकार आधारित दृष्टिकोण को लेके आती है। हम लोगों को अधिकार देना चाहते हैं, तो वो विवाह, तलाक के मामले में क्यों नहीं हम दिया जाए। जो पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल लॉज को सरल क्यों नहीं बनाया जा सकता, तो इसको ज़रूर सरल बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। आप जैसे जानते हैं कि यूके में, यानी उत्तराखंड में दोस्तों, गोवा में यूसीसी सफल तौर पे कार्य कर रहे हैं। और गोवा में भी गोवा में तो पहले से, उत्तराखंड में 2023 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये यूसीसी के मामले रहे। इसमें मैंने सारे डायमेंशंस की बात की, वे फॉरवर्ड की बात की, कुछ केसेस के बारे में बात की, पर्सनल लॉस के बारे में बात की, शबनम हाशमी केस, मिनर्वा मिल्स केस और आईपीसी 497, इसके पक्ष में तर्क दिए, इसके विपक्ष में मैंने कुछ तर्क दिए। आप देख सकते हैं कि विजातीय समाज के बारे में मैंने चर्चा की, यूसीसी के फंडामेंटल क्या हैं, आर्टिकल 25, आर्टिकल 30, धार्मिक स्वतंत्रता जो है हमारी, उसकी मैंने बात की। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आज कंप्लीट होता है। तो इसी प्रकार इस वीडियो से जुड़े रहे, इस चैनल से जुड़े रहे दोस्तों। आगे भी ऐसे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। वीडियो अगर सही लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।